यान के दिमाग में उस राक्षस की खौफनाक तस्वीर अभी भी ताज़ा थी और वो यकीन नहीं कर पा रहा था कि वही राक्षस अब एक बदली हुई सूरत में उसके सामने मंडरा रहा है। वो जादूगरनी कैसे कह सकती थी कि वो सबसे बदला लेगी, जबकि वो खुद जादुई प्लास्टिक सर्जरी जैसी किसी चीज से पूरी तरह बदल चुकी थी। ये बदलाव यान को खटक रहा था, क्योंकि उसे लग रहा था कि राक्षस अब नकाब पहनना सीख गया है। भले ही जादूगरनी का हुलिया पूरी तरह बदल गया था, पर उसकी नफरत और सोच वैसी ही थी। उसने जोर देकर कहा कि इंसान अंदर से सब एक जैसे होते हैं, और उसने बड़े ही ठंडे अंदाज में सारा इल्जाम उन्हीं पर मढ़ दिया। उसे लगा कि अगर लोग दुखी हैं तो ये उनकी अपनी गलती है, क्योंकि उन्होंने ही उसे पहले धोखा दिया था। वो सिर्फ यान के माना हार्ट की शक्ति के दम पर ही अपना वजूद बचाए हुए थी, जैसे कोई परजीवी किसी कमजोर नस को पकड़कर टिका हो। पर यह रिश्ता बहुत कमजोर और बारीक था, जिसकी वजह से वो अपना असली डरावना रूप जाहिर नहीं कर पा रही थी। यान के सामने जो था वो बस उसकी असली ताकत की एक मामूली परछाई थी। गुस्से में भरी वो जादूगरनी ये समझ नहीं पा रही थी कि इतनी सारी जादुई दवाइयाँ, इलिक्सर्स पीने के बाद भी यान की शक्ति इतनी कम क्यों है। उसने साफ साफ बेइज्जती करते हुए कहा कि तुमसे ज्यादा ताकतवर तो कोई गली का कुत्ता होगा। ये महज एक गाली नहीं थी, बल्कि एक बेरहम डॉक्टर की तरह कही गई बात थी, जो किसी नाकाम इंसान की कमियों को बिना किसी दया के गिनवा रहा हो। ये बातें यान को चुभीं, इसलिए नहीं कि उनसे कोई खतरा था, बल्कि इसलिए क्योंकि वो जानबूझकर उसे ज़लील करने के लिए कही गई थीं। ये बहुत ही बदतमीजी भरी और निजी बात थी, पर यान ने खुद को संभाले रखा। वो समझ गया कि सिर्फ मजाक उड़ाना कोई हमला नहीं होता। फिर भी उसकी कड़वी बातों के पीछे एक सुराग छिपा था। उसकी शक्ति को लेकर वो जादूगरनी सच में परेशान थी। यान को भी महसूस होने लगा था, उसकी शक्ति माना कि एक बहुत ही बारीक धार मोमोन तक जा रही थी। ये बहुत हल्की थी, पर सच थी। ये इस बात का इशारा था कि आगे चलकर मुसीबत बढ़ सकती है। वो शैतान इस रास्ते का इस्तेमाल तब कर सकता है जब यान को इसकी उम्मीद भी न हो। आज जो एक छोटी सी बूंद है, कल वो जंजीर बन सकती है। अभी के लिए यान का दुश्मन उसके सामने खड़ी वो सबसे ताकतवर जादूगरनी थी जिससे उसका पाला पड़ा था। अगर भविष्य में उसने यान की शक्ति को और तेजी से सोखना शुरू कर दिया, तो शायद वो उसे रोक न पाए, न अपने अनुशासन से, न अपनी हिम्मत से, और न ही अपनी तलवार से। यान को लगने लगा कि वो शायद अपने ही अंदर उस दुश्मन को पाल रहा है जो उसे निगल जाएगा। जब यान अपनी सोच में डूबा हुआ था, मोमोन चुपचाप उसके पीछे आ गई। हवा में एक सिहरन सी दौड़ी जब उसने अपना हथौड़ा ऊपर उठाया, जैसे वो उसे अभी मार डालने वाली हो। एक पल के लिए ऐसा लगा कि यान की अगली सांस आने से पहले ही वो खेल खत्म कर देगी। जब यान का ध्यान उसकी तरफ गया, तो उसने फौरन नकाब बदल लिया, ऐसे नाटक करने लगी जैसे वो बहुत व्यस्त हो या महज हाथ पैर फैला रही हो। उसने बड़ी ही लापरवाही से वो खतरनाक हथियार छिपा लिया और यान से नजरें चुराने लगी। उसकी ये हरकत बहुत बनावटी थी, पर उसका इशारा साफ था, वो उसे बताना चाहती थी कि वो जब चाहे वार कर सकती है। पर यान उस वक्त कुछ कर नहीं सकता था। कोई भी पलटवार मामले को बिगाड़ सकता था। यान ने वो किताब नीचे कर ली जो उसने मोमोन के आने से पहले उठा रखी थी। उसने किताब को और कसकर पकड़ लिया, मानो वो कागज और स्याही ही उस शैतान के मिजाज से बचने के लिए उसकी ढाल हो। अजीब बात थी कि यान उस शैतान से दोबारा मिलकर खुश था, जैसे उससे मिलकर दुनिया खत्म होने से पहले कुछ ज्यादा ही साफ दिखने लगी हो। उसने माना कि वो गायब होने से पहले इस दुनिया को एक बार अच्छे से देखना चाहता है।
दूसरी तरफ मोमोन चिढ़ रही थी कि यान अपनी शक्ति माना का ठीक से इस्तेमाल नहीं कर पा रहा है, जैसे उसकी ये कमजोरी उसे निजी तौर पर ठेस पहुंचा रही हो। जब जादूगरनी ने पूछा कि यान उससे पीछा कैसे छुड़ाएगा, तो यान ने बहुत ही शांति से जवाब दिया। उसने बताया कि वो धीरे धीरे इंसानों जैसी होती जा रही है, वो स्थिर हो रही है और महज एक चीज के बजाय एक इंसान बनती जा रही है। उसने दलील दी कि अगर उसका वजूद यान से जुड़े रहने पर टिका है, तो उस रिश्ते को तोड़ देना ही उसे दूर करने के लिए काफी होगा। बातचीत के दौरान यान ने वो बात समझानी शुरू की जिसका डर उसे सता रहा था। ये खतरनाक जादूगरनी उसके माना हार्ट पर किसी परजीवी की तरह पल रही थी, उसकी अंदरूनी शक्ति को ऐसे पी रही थी जैसे वो उसका अपना खजाना हो। यान जितना ज्यादा बोल रहा था, बात उतनी ही साफ हो रही थी। ये कोई साथ नहीं, बल्कि एक कब्जा था। फिर यान ने सोचा कि अगर वो जानबूझकर अपनी शक्ति का बहाव कम कर दे तो क्या होगा। क्या वो लड़की फिर भी अपना रूप बनाए रख पाएगी या शक्ति कम होते ही वो बिखर जाएगी? जवाब किसी को नहीं पता था, और यही अनिश्चितता डरावनी थी, क्योंकि कोई भी गलत कदम तबाही ला सकता था। उस शैतानी साये की तरफ देखते हुए यान ने बहुत ही रूखे अंदाज में कहा, गायब हो जाओ। उसने ये बात ऐसे कही जैसे कोई हकीकत बयान कर रहा हो। उसने कहा कि तुम्हारी जिंदगी तो पहले ही खत्म हो चुकी है और तुम बस उस कब्र से उधार का वक्त जी रही हो जिसे बंद हो जाना चाहिए था। उसकी बातों में कोई दया नहीं थी, बस एक फौजी की कड़वी सच्चाई थी। वो साया फिर से गुस्से से भड़क उठा। उसने अपने सफेद दांत दिखाए जो किसी मरी हुई चीज के हिसाब से बहुत ज्यादा साफ थे। उसने यान की बात मानने से इनकार कर दिया और चिल्लाकर कहा कि जिंदा रहने के लिए और इस उधार की हवा में सांस लेते रहने के लिए ये सब जरूरी है। गुस्से में उसका छोटा सा शरीर कांप रहा था, पर उसकी बातों में एक तड़प थी, एक ऐसे जानवर जैसी जिसे खत्म हो जाने का खौफ सता रहा हो। उस पुराने साये का शरीर और कपड़े हवा में उड़ती राख की तरह बिखरने लगे। ऐसा लगा जैसे उसकी हस्ती की एक एक परत उतर रही हो और वो मिट जाने की कगार पर हो। पर मोमोन गायब नहीं होना चाहती थी। वो अपनी पूरी ताकत से खुद को समेटे रही, मिट जाने से लड़ती रही। ट्रेनिंग रूम में उन दोनों की बातचीत के बीच कोई नहीं आया, सन्नाटा भी जैसे पीछे हटकर सुन रहा था। मोमोन ने बड़े ही खौफनाक यकीन के साथ कहा कि मेरे गायब होने पर तुम्हें बहुत पछतावा होगा। उसने ये बात ऐसे कही जैसे वो कोई कांटा चुभा रही हो, कुछ ऐसा जो आगे चलकर यान को तब तकलीफ देगा जब पछतावा करने का वक्त भी निकल चुका होगा। यान ने अभी भी उस सम्राट की किताब को थाम रखा था जिसने इस राज्य की स्थापना की थी। वो इसे किसी बहुत ही कीमती चीज की तरह पकड़े था। उसे लगा कि वो शैतान बहामुत की इस किताब में छिपे उस राज को जानना चाहता है जिसे वक्त भी नहीं मिटा पाया। यान चौकन्ना हो गया, क्योंकि इतिहास गवाह है कि कभी कभी ज्ञान तलवारों से भी ज्यादा जानलेवा होता है। फिर उसने दोबारा उस टूटे हुए खंभे की तरफ देखा जिसके पीछे मोमोन पहले छिपी हुई थी। पत्थर पर वो निशान किसी पुराने स्तंभ की तरह लग रहे थे जो कभी भरे ही नहीं। एक पल के लिए वो खंभा किसी गवाह जैसा लगा, इस बात का पक्का सबूत कि उस जादूगरनी की मौजूदगी हमेशा से एक खतरा थी। हथियार चलाने में माहिर यान ने अपनी तलवार को बहुत ही सधे हुए अंदाज में हाथ में लिया। उसने उसे गौर से देखा, उसकी धार और वजन को परखा। जादू और बदलते सायों से भरे इस कमरे में बस वो तलवार ही थी जो झूठ नहीं बोलती थी। सम्राट की उस किताब के कोरे सफेद पन्नों पर गहरे रंग की बूंदें गिरीं, जिससे उसकी पवित्रता पर दाग लग गए। खून धीरे धीरे फैलने लगा, मानो किताब खुद उसे पी रही हो। हर बूंद एक अजीब सी शांति के साथ गिरी, जैसे कोई रस्म शुरू हो रही हो, चाहे यान तैयार हो या न हो। यान जानता था कि पहला कदम क्या है,
किताब पर उस खून का छिड़काव करना जरूरी था जिसमें डिवाइन ड्रैगन की शक्ति हो। पर इसके आगे उसे कुछ नहीं पता था, न कोई रास्ता, न कोई निर्देश। पन्नों के ऊपर खड़े होकर उसे उस आधे अधूरे ज्ञान का भारीपन महसूस हुआ जो अक्सर लोगों को जाल में फंसा देता है। मोमोन ने बड़े ही रौब के साथ अपना हाथ उठाया और सम्राट की उस किताब में धीरे धीरे शक्ति माना डालने के नतीजों के बारे में बताने लगी। उसका अंदाज ऐसा था जैसे वो ही सब जानती हो और यान को कुछ न आता हो। उसने चेतावनी दी कि ये महज पढ़ना नहीं है, ये किसी चीज को जगाना है, और जगाने की अपनी एक कीमत होती है। जैसा कि उसने बताया था, वो खून ज्यादा देर तक खून नहीं रहा, वो शक्ति के खिंचाव से एक मकसद में बदल गया। जहां दाग थे वहां अक्षर उभरने लगे, मानो वो पन्ने जिंदगी को भाषा में बदल रहे हों। किताब की बाइंडिंग भी जैसे इस पर प्रतिक्रिया देने लगी, मानो उस पुरानी चीज के अंदर कोई जान छिपी हो। यान फटी आंखों से देखता रह गया जब उसके सामने पन्ने पर नए नए अक्षर उभरने लगे। उसकी सांसें थम गईं और वो एक एक बदलाव को ऐसे देख रहा था मानो कोई जादू खुद ब खुद लिखा जा रहा हो। ये महज स्याही और कलम का काम नहीं था, ये खून से लिखी जा रही तकदीर थी। उसे ऐसा लगा जैसे रोशनी और अंधेरा, दो विरोधी ताकतें, साम्राज्य के संस्थापक की उस किताब के पन्नों पर एक दूसरे में मिल रही हों। उजाला और परछाएं आपस में गुंथकर ऐसी लकीरें बना रहे थे जो किसी भी पुरानी याद से ज्यादा पुरानी महसूस हो रही थीं। वो किताब जैसे ताकतों का अखाड़ा बन गई थी और यान बस उन्हें शब्दों में बदलते देख सकता था। यान के लिए वो लिखावट किसी बकवास जैसी थी, महज अजीब से निशानों का एक जाल जिसका कोई मतलब नहीं निकल रहा था। उसने मोमोन से पूछा कि क्या उसे इन अजीब शब्दों का मतलब समझ आ रहा है। पर उस शैतान ने भी मान लिया कि उसे भी नहीं पता कि बहामुत क्या लिख रहा था, और इस अनजान डर से कमरे में सिहरन और बढ़ गई। किताब को गौर से पढ़ते हुए यान ने ये मानने से इनकार कर दिया कि कोई राजा महज बिना मतलब की बातें लिखेगा। उसे यकीन था कि इस उलझन के पीछे कोई पक्का इरादा और कोई छिपा हुआ राज जरूर है। उसे सिर्फ उस लिखावट पर शक नहीं था, बल्कि उसे इस बात पर यकीन नहीं हो रहा था कि साम्राज्य का संस्थापक कोई पागलपन भरी बातें लिख सकता है। पन्ने पर होते नए बदलावों ने यान को और भी ज्यादा बेचैन कर दिया। उसकी आंखें फैल गईं जब वो जादुई मंजर और गहरा होने लगा। अक्षर महज उभर नहीं रहे थे, बल्कि वो ऐसे हिल रहे थे जैसे बहुत बेताब हों। पन्नों के आसपास की हवा में एक अजीब सा खिंचाव महसूस होने लगा, जैसे कागज के अंदर कोई तूफान मंडरा रहा हो। यान को तब बहुत हैरानी हुई जब वो अक्षर पन्नों से ऊपर उठने लगे, कोरी सतह से उड़कर किसी चिंगारी की तरह हवा में तैरने लगे। पन्ने कोरे रह गए और उनके सारे राज हवा में उड़ चले, मानो गुरुत्वाकर्षण ग्रेविटी उनके लिए कोई मायने ही न रखता हो। यान और भी दंग रह गया जब वो उड़ते हुए अक्षर उसके पास आकर शब्दों का रूप लेने लगे। वो उसकी आंखों के ठीक सामने हवा में मंडरा रहे थे, इतने करीब कि उसे अपनी निजता में खलल महसूस होने लगा। ऐसा लग रहा था मानो किताब ने पन्नों को छोड़ दिया है और अब यान को ही अपनी नई जमीन बना लिया है। हवा में अब पूरे पूरे वाक्य तैर रहे थे, जिन्हें आसानी से पढ़ा जा सकता था, मानो पूरा कमरा ही कोई किताब बन गया हो। अब वो उन्हें साफ साफ देख सकता था, और ये साफ साफ दिखना उलझन से भी ज्यादा डरावना था। जब कोई राज सामने आता है तो वो जवाब भी मांगता है। फिर वो वाक्य यान के शरीर की तरफ खींचने लगे। यान ने देखा कि उसके हाथों पर उन शब्दों का स्पर्श महसूस हो रहा था, ठंडा और एकदम असली। वो शब्द किसी अदृश्य स्याही की तरह उसकी खाल पर रेंगने लगे, मानो अपनी मंजिल ढूंढ रहे हों। उसने अपनी उंगलियां हिलाईं, पर वो अक्षर वहां से हटे नहीं।
वो सारे वाक्य उसके माना हार्ट की तरफ इकट्ठा होने लगे, जहां वो जादुई निशान पहले से ही चमक रहा था। पर आखिरी पल में उन शब्दों ने उस दिल को छोड़ दिया और उसके चारों ओर घूमने लगे, मानो पुराने रास्ते पर चलने से इनकार कर रहे हों। यान को तब बहुत ताज्जुब हुआ जब उन शब्दों ने एक बिल्कुल नया माना हार्ट बनाना शुरू कर दिया, एक ऐसी शक्ति जो वहां होनी ही नहीं चाहिए थी। यान बस एकटक सामने देखता रहा। अपने अंदर और बाहर होते इस बदलाव से वो बिल्कुल सुन्न पड़ गया था। उसका दिमाग इस तेजी से बदलते मंजर का साथ नहीं दे पा रहा था। उसके मन में डर और हैरानी इस कदर मिल गए थे कि उसे समझ नहीं आ रहा था कि उसे क्या महसूस करना चाहिए। सम्राट की वो किताब, जिसे यान ने थोड़ी देर पहले बड़े जोर से थाम रखा था, उसके हाथों से फिसलकर फर्श पर गिर गई। उसकी आवाज बहुत ही फीकी थी, जैसे किसी पवित्र चीज का अपमान हो गया हो। उस पल वो कोई योद्धा नहीं, बल्कि एक ऐसा इंसान लग रहा था जो किसी बहुत बड़े राज के बोझ तले दब गया हो। वो जादूगरनी, जो अब काफी छोटी हो गई थी, समझ नहीं पाई कि यान ने किताब क्यों गिरा दी। उसने चिढ़ और शक के साथ उसे देखा। यान ने खुद को समझाने की कोशिश की कि ये सब महज उसका वहम है, पर जब उसने अपने हाथ उठाए तो वहां उन अक्षरों के निशान अभी भी मौजूद थे। वो शब्द उस नए माना हार्ट के अंदर नए वाक्यों में बदल चुके थे, और ये कोई वहम नहीं बल्कि हकीकत थी। तो ये था वो बड़ा राज जिसे बहामुत ने किताब में छिपा रखा था, जिसे सिर्फ वही ढूंढ सकता था जो या तो काबिल हो या फिर बहुत ही निडर। अब यान समझ गया था कि चाहे ये उसे बर्बाद ही क्यों न कर दे, उसे इस राज को पूरी तरह खोलना ही होगा। ये अब महज कागज पर लिखा कोई रहस्य नहीं था, ये उसके अंदर जिंदा था और पूरा होने की मांग कर रहा था। यान मोमोन की तरफ बढ़ने लगा, जो हवा में बहुत ही चौकन्ने अंदाज में मंडरा रही थी। नफरत के बावजूद उन दोनों के बीच एक मजबूरी का रिश्ता बन गया था, जिसे किताब के जागने और उस नए दिल की धड़कन ने और मजबूत कर दिया था। उसका हर कदम उसे ऐसी मंजिल की तरफ ले जा रहा था जहां भरोसा तो नामुमकिन था, पर साथ चलना जरूरी था। बाहर निकलते हुए यान ने मोमोन को अपने पीछे आने को कहा और वादा किया कि वो आगे चलकर कोई रास्ता जरूर निकाल लेगा। उसकी आवाज में एक अजीब सी जल्दी थी, जैसे वक्त हाथ से निकला जा रहा हो। पर जादूगरनी उसे ऐसे देख रही थी मानो वो कोई बेकार की बातें कर रहा हो। उसे समझ नहीं आ रहा था कि यान क्या कहना चाहता है। उड़ती हुई उस जादूगरनी की तरफ मुड़कर यान ने एक हल बताया, उसके रहने के लिए एक नया शरीर ढूंढना। वो शैतान हमेशा के लिए यान के सहारे नहीं रह सकता था, क्योंकि इससे यान खत्म हो जाता, और यान पूरी जिंदगी उसके लिए महज एक जरिया बनकर नहीं रहना चाहता था। उसकी बातें सख्त और दो टूक थीं। उसका साफ कहना था कि ये रिश्ता खत्म होकर रहेगा, चाहे जो भी हो। वो जादूगरनी उस जाते हुए मॉन्स्टर हंटर को बड़ी उलझन में देखती रही। उसे समझ नहीं आ रहा था कि उसने उसका मजाक उड़ाया है या उसकी मदद करने की कोशिश की है। उसने साथ मिलकर इस पर काम करने का जो वादा किया था, वो अभी अधर में लटका हुआ था, जैसे हवा में घूमता कोई सिक्का जो अभी गिरा नहीं है। बस एक पल के लिए मोमोन उसे जाते हुए देखती रही। उसकी आंखों में एक नई उम्मीद की झलक साफ दिख रही थी। फिर जब उसे उसकी बात का मतलब समझ आया, तो लड़की का चेहरा लालच भरी खुशी से चमक उठा। एक ऐसा भविष्य जहां उसे भूखा नहीं मरना पड़ेगा, जहां उसकी ताकत धीरे धीरे खत्म नहीं होगी। ये ख्याल उसके दिमाग में किसी खजाने की तरह चमकने लगा। बहुत लंबे समय बाद मोमोन के चेहरे पर जीने की एक ललक दिखाई दी। वो अभी उसकी मीठी बातों में खोई ही हुई थी कि उसे समझ नहीं आया कि यान को अचानक क्या हो गया। वो सख्त मिजाज यान इतना नरम कैसे पड़ गया। पर यान ने फौरन उसे सावधान कर दिया कि वो ज्यादा हवा में न उड़े। उसकी आवाज फिर से एक फौजी की तरह सख्त हो गई।
उसने साफ कह दिया कि वो बिना किसी मतलब के उसकी मदद नहीं करेगा, न ही उसे उस पर तरस आ रहा है। जो भी होगा वो एक सौदा होगा और उसे इसकी कीमत चुकानी पड़ेगी। इसलिए उसने एक कड़ी शर्त रखी, जादूगरनी कोई अजीब हरकत नहीं करेगी, न चोरी छिपे अपनी ताकत बढ़ाएगी, न अचानक हमला करेगी और न ही जादू के पीछे छिपकर कोई हादसा होने देगी। उस जादुई मुहर की मालकिन ने शांति से सब सुना और फिर बेमन से अपना सिर हिला दिया। ये कोई भरोसा नहीं था, बस मजबूरी थी, और यान की आंखों में छिपी वो चेतावनी उसे साफ दिख रही थी। एक पल के लिए तो लगा जैसे वो पागल हो जाएगी। उसका सब्र जवाब दे गया और उसके माथे पर बनी उस मुहर के बीचों बीच एक खौफनाक जलती हुई आंख खुल गई, मानो वो मुहर ही उसे घूर रही हो। वो मंजर बहुत डरावना और अमानवीय था, जो उसकी असली हैवानियत की याद दिला रहा था। उस जलती आंख के साथ उसने बिना बोले ही जता दिया कि वो यान जैसे किसी नए सिपाही की मदद कभी अपनी मर्जी से नहीं करेगी। अभी उसके पास उतनी ताकत नहीं थी कि वो जो चाहे कर सके, उसकी नफरत उसकी हिम्मत से कहीं ज्यादा थी और उसका शरीर अभी उसका साथ नहीं दे रहा था। पर उसकी नफरत बिल्कुल पक्की और शांत थी। जिस दिन उसके पास ताकत आएगी, सबसे पहले वो इसी लड़के को मारेगी। उसके हिसाब से यान बस तब तक ही काम का था जब तक उसकी जरूरत है, और उसने उसके अंत के बारे में अभी से सोच लिया था। यान को इन खौफनाक इरादों का जरा भी अंदाजा नहीं था। वो सीधा आगे बढ़ता गया, जैसे उसे बस सामने वाले खतरे की फिक्र हो। उसके पीछे मोमोन उसे अपनी डरावनी नजरों से देख रही थी, जो पलके भी नहीं झपका रही थीं। वो उसे किसी इंसान की तरह नहीं, बल्कि एक शिकारी की तरह देख रही थी जो अपने शिकार की दूरी नाप रहा हो। जैसे उसे कुछ गड़बड़ महसूस हुई हो, यान अचानक पीछे मुड़ा। पर अब मोमोन के चेहरे पर कोई नफरत नहीं थी, वो बिल्कुल शांत और बोर दिख रही थी, जैसे उसने कुछ बुरा सोचा ही न हो। उसका ये अचानक बदल जाना बहुत बनावटी लग रहा था, जैसे उसने जल्दी में कोई मुखौटा पहन लिया हो। मोमोन का ये नाटक देखकर यान को और शक होने लगा। उसे लगा कि उसे अभी इसी वक्त उसे यहाँ से निकाल देना चाहिए। उसे एक ही शरीर और एक ही जादुई सिस्टम किसी अनचाहे मेहमान के साथ बांटना पसंद नहीं था, भले ही वो जुड़ाव उसका अपना ही क्यों न हो। पर मुश्किल ये थी कि उसे अलग करने से यान को खुद भी नुकसान पहुंच सकता था, और वो इस बात को नजरअंदाज नहीं कर सकता था कि अब वो नया माना हार्ट उसके वजूद का हिस्सा बन चुका है। उस तनाव से दूर घने जंगल के बीच एक बहुत बड़ी और पुरानी इमारत फैली हुई थी, जो पेड़ों की छाव में छिपी हुई थी। वो जगह किसी खुफिया किले जैसी लगती थी, जहां ट्रेनिंग के लिए मैदान और गलियारे बने थे। वहां कुछ दिलचस्प हो रहा था, मानो पूरा जंगल किसी बड़ी घटना की तैयारी कर रहा हो। उन सुनसान इमारतों के ऊपर आसमान सुर्ख लाल था और ऐसे चमक रहा था जैसे आसमान से अंगारे गिर रहे हों। काले और ऊंचे पेड़ पहरेदारों की तरह खड़े थे, जिनकी टहनियां डरावनी लग रही थीं। उस लाल रोशनी ने हर चीज को डरावना बना दिया था, मानो कुछ बुरा होने वाला है। वहां कुछ तो चल रहा था, पहले तो पता नहीं चला, पर फिर हवा में पत्तियां तेजी से गोल गोल उड़ने लगीं। जंगल की सरसराहट बढ़ गई थी, जैसे वो तेज सांसें ले रहा हो। हर गिरता पत्ता एक चेतावनी की तरह था कि कोई जादू अपना काम कर रहा है। काले दस्ताने पहने एक हाथ ने कसकर मुट्ठी बांधी। वो अपनी ट्रेनिंग में पूरी जान लगा रहा था। हर हरकत में एक अनुशासन और मेहनत दिख रही थी। पसीने और बेनतहा कोशिश की वजह से वहां की हवा भारी हो गई थी, मानो शरीर को किसी भट्टी में तपाकर मजबूत किया जा रहा हो। ये स्पेशल फोर्स का 974वां रंगरूट यान था, जो अपनी ट्रेनिंग की वर्दी में अपनी पूरी ताकत झोंक रहा था। उसकी सांसें तो काबू में थीं, पर शरीर पर जोर साफ दिख रहा था।
उसकी हर हरकत एक वादे जैसी थी, वो कमजोर नहीं रहेगा, क्योंकि इस दुनिया में कमजोरी आफत को दावत देती है। अचानक उसके सामने रोशनी की एक तेज लकीर चमकी, जैसे कोई जादुई तलवार चली हो। यान फुर्ती से एक तरफ हट गया। उसका शरीर खतरे को दिमाग से पहले ही महसूस कर चुका था। उस रोशनी ने एक पल के लिए उसे चौंधिया दिया, पर उसने अपनी बरसों की मेहनत के दम पर खुद को बचा लिया। वो रोशनी की लकीर उसके मजबूत हाथ को लगभग छूते हुए निकल गई, जिससे उसे हल्की सी जलन महसूस हुई। उस चमक में उसकी मांसपेशियां साफ उभर कर दिख रही थीं। वो सिर्फ एक चेतावनी नहीं थी, बल्कि एक इम्तिहान था जहां 1 मिलीमीटर की चूक भी जानलेवा हो सकती थी। वो नया रंगरूट अपनी धुन का पक्का था। वो उस तेज रोशनी के बीच भी बिना रुके अपनी ट्रेनिंग करता रहा। वो रोशनी अब एक दुश्मन की तरह उस पर वार कर रही थी, जहां उसे अपने पैरों के तालमेल और सांसों पर पूरा काबू रखना था। यान बस बढ़ता गया, अपने डर को पीछे छोड़ते हुए। अपनी ताकत और लड़ने की समझ के दम पर वो उस जादुई रोशनी से बड़ी सफाई से बचता रहा। वो सिर्फ बच नहीं रहा था, बल्कि खतरे के हर अंदाज को भांपना सीख रहा था। वो मैदान अब एक जंग की जगह बन गया था, और वो हर चमक को एक असली हमले की तरह ले रहा था। अचानक उसके बाईं तरफ एक जोरदार चमक हुई, जो उसे लगने ही वाली थी। पर ऐन वक्त पर उसने अपना पैर मोड़ा और फुर्ती से रास्ता बदल लिया। ये देखने में जितना आसान लग रहा था, उसके पीछे उतनी ही कड़ी मेहनत थी। पर रोशनी और भी तेज होती गई, इतनी कि पूरी हवा उसी चमक से भर गई। यान उस रोशनी के बीच लगभग ओझल हो गया, मानो वो चमक उसे निगल जाना चाहती हो। हर तरफ बस सफेद धुंध थी, और उसका वजूद मिटता हुआ सा लग रहा था। पलक झपकते ही उस बहादुर योद्धा को रोशनी ने पूरी तरह घेर लिया। ऐसा लगा जैसे अब बचने की कोई उम्मीद नहीं है। उस चमक को देखकर लग रहा था कि ये कोई ट्रेनिंग नहीं, बल्कि उसे खत्म करने का इरादा है। लेकिन ये ज्यादा देर नहीं चला। उसने फिर से अपनी ताकत और सही वक्त के अंदाज से खुद को बाहर निकाल लिया। वो जमीन पर लुढ़का और पूरी ताकत से खड़ा हो गया। वो रोशनी उसके शरीर से ऐसे छिटक रही थी जैसे उसकी फुर्ती ने उसे चीर दिया हो। धीरे धीरे वो रोशनी कम होने लगी। उसके सही समय पर किए गए वार और तेज चाल ने उस चमक को पीछे धकेल दिया था। अब वो फिर से चैन की सांस ले पा रहा था। ऐसा लग रहा था कि वो जादुई हमला उसकी निडरता के आगे हार मान गया है। वो मजबूत जवान बिल्कुल सही तरीके से लड़ रहा था, और उस मुकाबले में उसका कोई सानी नहीं था। उसके पैर जमीन पर टिके हुए थे, और उसकी पकड़ मजबूत थी। वो बस बच नहीं रहा था, बल्कि उस पर हावी हो रहा था। पूरे मैदान में उसके कदमों और हमलों की गूंज सुनाई दे रही थी। लगा कि उसने बाजी जीत ली है, क्योंकि रोशनी फीकी पड़ने लगी थी। पर तभी अचानक उसके सामने एक बहुत तेज चमक हुई, पहले से कहीं ज्यादा बड़ी और खतरनाक। उसकी जीत का एहसास पल भर में गायब हो गया, और उसे समझ आया कि ये इम्तिहान अभी खत्म नहीं हुआ है, बल्कि एक नए दौर में पहुंच गया है। यान ने अपना हाथ ऊपर किया ताकि खुद को उस रोशनी में डूबने से बचा सके। उसकी मांसपेशियां खिंच गई थीं, और उसने अपने पैर जमीन में गड़ा लिए थे। ये सिर्फ अपना बचाव नहीं था, बल्कि उसका ये फैसला था कि वो हार नहीं मानेगा। पर अगले ही पल सब कुछ गायब हो गया। रोशनी, दबाव, शोर, सब कुछ एक झटके में शांत हो गया। यान अकेला खड़ा था, पूरी तरह सतर्क। वो अपने आसपास की हर परछाई को गौर से देख रहा था कि कहीं कोई और हमला न हो जाए। अब वो एक पक्के रास्ते पर खड़ा था जहां ऊंचे ऊंचे मेहराब बने थे। यहाँ की हवा ठंडी थी, और उसमें एक अलग ही दबदबा महसूस हो रहा था। उसके ठीक सामने एक आदमी लंबी पोशाक पहने खड़ा था,
जैसे वो उसी का इंतजार कर रहा हो। वो ट्रेनिंग सेंटर का चीफ इंस्ट्रक्टर डेमियन था। उसने जमीन तक लटकने वाला एक चोगा पहन रखा था। उसकी आंखें बंद थीं और चेहरे पर कोई शिकन नहीं थी। उसकी शांति ये बता रही थी कि उसे सब पता है और सब कुछ उसके काबू में है। यान ने अपने गुरु की तरफ पूरी दृढ़ता के साथ देखा। उसकी नजरों में एक अजीब सी जिद थी, जैसे वो हमला करने को तैयार हो। उस वक्त गुरु और चेला दोनों एक दूसरे के सामने दो तलवारों की तरह खड़े थे, बस टकराने की देर थी। अगले ही पल पहाड़ों से आए उस जांबाज योद्धा ने अपने इंस्ट्रक्टर की तरफ एक जोरदार छलांग लगाई। उसकी चाल में कोई हिचकिचाहट नहीं थी, बस एक तेजी थी जिससे वो अपने गुरु की ताकत को आजमाना चाहता था। डेमियन बिल्कुल शांत खड़ा रहा, जैसे उसे किसी हमले की फिक्र ही न हो। वो न पीछे हटा, न हाथ उठाया और न ही अपनी आंखें खोलीं। उसकी ये बेरुखी यान के लिए एक तरह से चुनौती थी, मानो उसका हमला कोई मायने ही न रखता हो। तभी उसके पैरों के नीचे एक काला घेरा बना, जो पत्थर पर स्याही की तरह फैल गया। वो कोई जादुई घेरा जैसा था जो हमलों को रोकने या जगह बदलने के काम आता है। ऐसा लगा जैसे जमीन ही उसकी ढाल बन गई हो। यान ने उसे फौरन ताड़ लिया। उसे समझ आ गया कि इंस्ट्रक्टर अपनी जादुई ताकत दिखा रहे हैं। ये सिर्फ दिखावा नहीं था, बल्कि ये परखने के लिए था कि यान कितनी जल्दी खुद को ढाल पाता है। यान लड़ते लड़ते भी बारीकियों को गौर से देख रहा था। डेमियन ने हाथ के एक हल्के इशारे से अंधेरे से बनी एक जादुई तलवार निकाल ली। उसकी तलवार हवा में ठंडक पैदा कर रही थी और आसपास की रोशनी को सोख रही थी। ये यान को रोकने के लिए काफी थी और उसके रुतबे का सबूत भी। उस जादुई हथियार को बड़े आराम से पकड़े हुए चीफ इंस्ट्रक्टर ने लड़के की तरफ देखा तक नहीं। उनके अंदाज से साफ था कि वो यान को अपने बराबर का नहीं समझते। ये अनदेखी किसी भी धमकी से ज्यादा डरावनी थी। डेमियन ने उस काली तलवार से एक के बाद एक कई वार किए। हर वार में एक खौफनाक मकसद छिपा था। तलवार से निकलने वाला काला धुआं हवा में तैर रहा था। हर हमला बस यही कह रहा था कि तुम अभी बहुत पीछे हो और ये तुम्हें आज समझ आ जाएगा। यान बस आंखें फाड़कर देखता रह गया कि उसके गुरु किस तरह के दांवपेच आजमा रहे हैं। उनकी रफ्तार बहुत तेज थी पर हर चीज काबू में थी। वो उसे दिखा रहे थे कि एक छोटी सी गलती कैसे घाव बन सकती है। तलवार की आवाज ही उसे सबक सिखा रही थी। यान ने हवा में उछलकर खुद को गुरु के करीब पहुंचाया। वो सिर्फ डरकर दूर नहीं रहना चाहता था। उस खौफनाक तलवार के करीब जाते हुए उसकी धड़कनें तेज थीं, पर वो फिर भी आगे बढ़ा। एक नौजवान की हिम्मत और एक अनुभवी योद्धा का तजुर्बा आमने सामने थे। अगले ही पल वो तलवार उसे लग सकती थी। यान ने बचाव के लिए अपने हाथ आगे कर दिए। उसे पता था कि हमला बहुत जोरदार होने वाला है। उसकी ये ढाल शायद काफी न हो, पर उसके पास और कोई रास्ता नहीं था। उस जादुई तलवार का अंधेरा उसे बस छूकर निकला, जिससे उसे एक ठंडी चुभन महसूस हुई। यान ने अपने पैर जमा लिए और अपनी जगह पर डटा रहा। एक तजुर्बेकार योद्धा के सामने डटे रहना ही अपने आप में एक बड़ी बात थी। यान की ये तरकीब हमले को सहना और फिर संभलना उसके काम आई। पर इसकी कीमत चुकानी पड़ी। पीछे बने मेहराब टूटकर गिर गए, जैसे वो इस मुकाबले का दबाव नहीं झेल पाए। इससे पता चलता है कि इंस्ट्रक्टर का ये सबक कितना खतरनाक था। उस योद्धा के पीछे अचानक एक अजीब सी रोशनी फैली, जैसे कोई बड़ा धमाका हुआ हो। उस रोशनी ने धूल और अंधेरे को पूरी तरह ढक लिया। एक पल के लिए ऐसा लगा जैसे दुनिया में कोई बड़ी तबाही आ गई हो।
पहले की तरह उस रोशनी ने यान को लगभग पूरा घेर लिया। बस उसके मजबूत पैर ही नजर आ रहे थे, बाकी शरीर उस चमक में ओझल हो गया था। ये बिल्कुल पहले वाली ट्रेनिंग जैसा था, बस इस बार साथ में इंस्ट्रक्टर की खौफनाक शांति भी थी। जल्द ही सब कुछ फिर से सामान्य होने लगा, हालांकि यहाँ सामान्य जैसा कुछ नहीं था। सामने एक खाली मैदान दिखा जहां कटे हुए पेड़ों के ठूंठ थे, जो पुरानी ट्रेनिंग की गवाही दे रहे थे। इससे साफ था कि यहाँ शांति और तबाही के बीच बहुत कम फासला है। हंसते हुए डेमियन ने कहा कि उन्हें यकीन नहीं हो रहा कि यान उन्हें सच में जान से मारने के इरादे से लड़ रहा है, जबकि वो अभी बहुत कमजोर है। उनकी हंसी में मजाक तो था, पर एक गंभीरता भी थी कि ये पागलपन यान की जान ले सकता है। डेमियन ने साफ कहा कि अगर वो ऐसे ही अड़ा रहा तो शायद ही जिंदा बचे। उस वक्त यान किसी सही हालत में नहीं था, वो बस लड़खड़ाते हुए खुद को संभालने की कोशिश कर रहा था। वो हांफते हुए अपने गुरु से कुछ कहना चाह रहा था। उसकी आवाज में इज्जत भी थी और गुस्सा भी। एक खंभे के सहारे टिके हुए यान ने माना कि वो डेमियन को नहीं मारता, इसलिए नहीं कि वो चाहता नहीं था, बल्कि इसलिए क्योंकि उसे अभी तक ऐसे हमलों से बचना सिखाया ही नहीं गया था। इंस्ट्रक्टर उससे ऐसी चीजें उम्मीद कर रहे थे जो उसने अभी सीखी ही नहीं थीं। यान का गुस्सा बढ़ रहा था, पर वो सीखने के लिए बेताब भी था। इसका हल बताते हुए इंस्ट्रक्टर ने एक मुश्किल तरीका बताया, अपनी ताकत का इस्तेमाल करो और तेजी से उछलकर हमले का जवाब दो। यान ने बिल्कुल वैसा ही किया, भले ही उसे लगा कि डेमियन पागल हो गए हैं जो बीच लड़ाई में ऐसी खतरनाक बात कह रहे हैं। ये एक जुआ जैसा था, पर इंस्ट्रक्टर की नजरों का मतलब साफ था कि बचने के लिए ये करना ही होगा। फिर डेमियन ने एक असली तलवार से हमला किया। अब वो कोई मजाक नहीं था। यान का दिमाग तेजी से चलने लगा। उसे एक किताब की कुछ बातें याद आईं जिसमें साम्राज्य की शुरुआत के बारे में लिखा था। अगर उसे वो बातें याद न आती तो पेड़ों के साथ साथ शायद उसका भी नामो निशान मिट जाता। यहाँ ट्रेनिंग कोई खेल नहीं था और एक छोटी सी चूक की कीमत बहुत भारी पड़ती। तभी यान को ट्रेनिंग की शांति के बीच एक आवाज सुनाई दी। कोई उसके डार्क ड्रैगन ब्रेथ को संभालने के अंदाज की तारीफ कर रहा था, जैसे वो कोई डरावनी ताकत नहीं बल्कि काबिले तारीफ हुनर हो। ये बात उसके दिमाग में किसी पत्थर की तरह लगी और तैयार रहने के बावजूद वो अंदर से थोड़ा ठिठक गया। वो सोचने लगा कि आखिर उसे कौन देख रहा था और वो इतना इंप्रेस्ड क्यों लग रहा था। वहां जो जादूगरनी आई, उसने बड़े कौतूहल से यान को देखा। वो जानना चाहती थी कि आखिर ये किस तरह का अजीब बंदा है जो बाकी मामूली रंगरूटों जैसा बिल्कुल नहीं था। ये तुलना यान को चुभ गई, क्योंकि उसे लगा कि उसे फिर से उसी मामूली कैटेगरी में डाला जा रहा है जिससे निकलने के लिए उसने इतनी मेहनत की थी। उसे बुरा लगा कि कोई उसकी तारीफ करते हुए भी उसे नीचा दिखा रहा है। जब उसे पता चला कि वो चीफ इंस्ट्रक्टर है तो उसके चेहरे के हाव भाव बदल गए। उसे उसकी एनर्जी कुछ जानी पहचानी सी लगी, जैसे पुराने जमाने की कोई बात हो। लेकिन जैसे ही उसे पता चला कि वो किस खानदान से है, उसकी ये पहचान गुस्से में बदल गई। वो साम्राज्य के संस्थापक बहामुत का वंशज था और ये नाम सुनते ही उसका गुस्सा आग की तरह भड़क उठा। वो चाहती थी कि डेमियन अपने पुरखों के पापों की कीमत अपनी जान देकर चुकाए। उसके इरादे साफ तौर पर जानलेवा थे और बिना कुछ समझे ही उस बेचारे इंस्ट्रक्टर के कंधे में अचानक तेज दर्द उठा। ये कोई मांसपेशियों का खिंचाव नहीं था, बल्कि किसी की नफरत थी जो उसके शरीर में चुभ रही थी। डेमियन अपने स्टूडेंट के साथ रिलैक्स कर रहा था। उस कड़ी ट्रेनिंग के बाद का ये पल उसे काफी सुकून भरा लग रहा था।
दूसरी तरफ यान अपनी जिज्ञासा नहीं छिपा सका। वो जानना चाहता था कि उसके गुरु ने ये सब इतनी आसानी से कैसे कर दिखाया। दोनों के बीच का ये फासला यान को चिढ़ा भी रहा था और प्रेरित भी कर रहा था। यान ने अभी अभी डार्क ब्रेथ स्वॉर्ड का पहला रूप देखा था, एक ऐसी तकनीक जिसे कायरों का काल कहा जाता था। नाम से ही पता चलता था कि ये तकनीक झिझकने वालों और कमजोरों को कड़ी सजा देती है। यान के लिए ये सिर्फ तलवार चलाना नहीं था, ये हवा में उकेरा गया एक सबक था। आज तक किसी कैडेट ने इसका दूसरा रूप नहीं देखा था, इसलिए नहीं कि वो गुप्त था, बल्कि इसलिए क्योंकि ट्रेनिंग सेंटर का कोई भी रंगरूट पहले रूप के आगे टिक ही नहीं पाया। ये बात सुनकर डेमियन को डरने के बजाय बोरियत महसूस हुई, जैसे कोई टीचर स्टूडेंट्स के फेल होने से थक गया हो। उनके लिए किसी का न बचना उनकी क्रूरता नहीं, बल्कि लड़कों की कमजोरी का सबूत था। पहले तो गुरु ने अपने चेले को बड़े रुखेपन से नंबर 974 इंच कहकर बुलाया। फिर थोड़ा अपनापन दिखाते हुए उसे उसके नाम यान से पुकारा और पूछा कि वो कब तक टिक पाएगा। ये कोई मामूली सवाल नहीं था, ये एक चुनौती थी जो एक अनुभवी शिकारी के आत्मविश्वास के साथ दी गई थी। टिक पाना, इस बात ने यान के मन में हलचल मचा दी और उसके इरादों को थोड़ा डगमगा दिया। लेकिन जैसे ही उसने इंस्ट्रक्टर की बात सुनी, उसके अंदर एक पागलपन सा जागा और वो मुस्कुरा उठा। उसे नहीं पता था कि तलवार के कितने रूप हैं, पर वो उम्मीद कर रहा था कि बहुत सारे हों। उसने सोचा कि अगर रोज ट्रेनिंग हो तो 365 रूप होने चाहिए, हर उस दिन के लिए एक जिस दिन उसने हार मानने से इनकार किया। डेमियन को उसका ये बेबाक अंदाज पसंद आया, लेकिन उन्होंने बड़े व्यावहारिक अंदाज में उसे टोका, एक भी रूप सीखने में दशकों लग जाते हैं। मगर यान ने बड़े आत्मविश्वास से बात को हवा में उड़ा दिया और गुरु से कहा कि वो रूपों की गिनती की फिक्र न करें। उसके लिए गिनती मायने नहीं रखती थी, उसके लिए तो बस आगे बढ़ना जरूरी था, और वो तब तक बढ़ना चाहता था जब तक तलवार खुद उसे अपना न मान ले। वहां से वो रंगरूट अचानक सीरियस हो गया, उसकी मुस्कुराहट अब पत्थर जैसी सख्त हो गई थी। यान के हिसाब से अब चीफ इंस्ट्रक्टर को सबक की गिनती की चिंता करने की जरूरत नहीं थी, बल्कि ये सोचने की जरूरत थी कि वो सबक सिखाने का नतीजा क्या होगा। उसकी बातों से लग रहा था कि वो हर वार को झेलकर उसे और भी खतरनाक तरीके से वापस लौटाएगा। तभी यान का चेहरा अचानक आगे की ओर झटका खाया, जैसे किसी ने बहुत जोर से और बेरहमी से हमला किया हो। ये हमला कोई इत्तेफाक नहीं था, ये एक गुरु की सजा थी। उसकी आंखों के सामने अंधेरा छा गया और मुंह में खून का स्वाद महसूस होने लगा। ये डेमियन थे, चीफ इंस्ट्रक्टर, जो अपने चेले की ऐसी बड़ी बड़ी बातें बिना जवाब दिए बर्दाश्त नहीं करने वाले थे। उनका चेहरा तो शांत था, पर उस वार का मतलब साफ था, आत्मविश्वास ठीक है, पर घमंड बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। इस एक प्रहार से उन्होंने यान को उसकी औकात याद दिला दी। इतने जोरदार हमले के बावजूद यान अपने पैरों पर खड़ा रहा। उसने हार मानने से इनकार कर दिया। उसने खुद को संभाला, कंधे चौड़े किए और उसकी नजरों में एक नई चमक आ गई। अब दर्द ही उसकी ताकत बन गया था और वो पलटवार करने के लिए तैयार था। अपने दुश्मन को उस मजबूत स्थिति से हिलाने के लिए पहाड़ों के मॉन्स्टर्स को हराने वाले यान ने अपनी मुट्ठी बांधी। वो डेमियन पर सीधा हमला करने ही वाला था ताकि उन्हें संभलने का मौका न मिले। इरादा साफ था, अगर वो जादू का मुकाबला जादू से नहीं कर सकता तो अपनी इच्छा शक्ति से करेगा। पर तभी उसने खुद जादू का इस्तेमाल किया, बिल्कुल नए आत्मविश्वास के साथ, और अपने हाथ को ही एक हथियार की तरह ढाल लिया जो तलवार जैसा दिख रहा था। ये बदलाव बड़ा अजीब और सटीक था, जैसे हड्डियों और मांसपेशियों से ही कोई जादुई धार तैयार की गई हो। ये सिर्फ खुद को ताकतवर बनाना नहीं था,
बल्कि अपने शरीर को जंग का हथियार बना देना था। वो खतरनाक हथियार लगभग तैयार था और यान के चेहरे पर एक ऐसी सनक भरी मुस्कान थी जो किसी मामूली ट्रेनी की नहीं हो सकती। उस मुस्कान में एक जुनून था। वो अब सिर्फ ट्रेनिंग के बारे में नहीं सोच रहा था, वो ये साबित करना चाहता था कि वो अपने गुरु के सामने डटकर खड़ा हो सकता है। उसके बाद से चीफ इंस्ट्रक्टर रोज यान को उसी जंगल में ट्रेनिंग देने लगे। वहां की हवा में अब रोज धमाकों की आवाजें, जले हुए पत्तों की महक और मेहनत का पसीना घुलने लगा। रोज वो लड़का आता, चोटें खाता पर कभी टूटता नहीं, और इंस्ट्रक्टर भी उसे तराशते रहे, जैसे पत्थर से कोई खतरनाक चीज बना रहे हों। पसीने और जख्मों के बीच 2 साल बीत गए और फिर ट्रेनिंग सेंटर में एक और बड़ी मीटिंग हुई। जो वक्त कभी बहुत दूर लगता था, अब वो फैसले की घड़ी की तरह सामने खड़ा था। सभी कैडेट्स के चेहरे पर तनाव था, क्योंकि उन्हें पता था कि अगली परीक्षा उनका भविष्य तय करेगी। टेस्ट के नतीजों के आधार पर सबसे अच्छे 50 कैडेट्स को चुना जाना था। टेस्ट पहले जैसा ही था, वही क्रूर नियम और वही रफ्तार। लेकिन जो लोग लिस्ट में नीचे रह जाते, उन्हें अकेले ट्रेनिंग करने के लिए अलग कर दिया जाता, एक तरह का वनवास जो ये बताता कि वे पिछड़ गए हैं। जाहिर है, यान ने एक बार फिर लोरेना बियोवुल्फ को हरा दिया, जो गुस्से में अपनी आंखें सिकोड़कर दूसरे नंबर पर रही। वहीं उनका साथी क्रुएल ड्वाइट तीसरे नंबर पर आया। ये रैंकिंग अब तय लगने लगी थी। पर इसी बात ने लोरेना की चिड़चिड़ाहट और बढ़ा दी, क्योंकि सिर्फ कोशिशों से ये फासला कम नहीं हो रहा था। लोरेना को समझ नहीं आ रहा था कि यान, जो पिछले कुछ समय से गायब था और रेगुलर ट्रेनिंग में भी नहीं आ रहा था, वो हर बार पहले नंबर पर कैसे आ जाता है। ये बात उसे खाए जा रही थी। गायब रहने से तो कैडेट कमजोर होना चाहिए, पर वो तो और भी बेहतर हो गया था। और जब भी नतीजे आते, उसका नाम सबसे ऊपर होता। ये याद करते हुए कि पिछली बार वो लड़का यहाँ कैसे खड़ा था, शांत और अनजाना सा, लोरेना के मन में ये जानने की गहरी इच्छा हुई कि आखिर वो चोरी छिपे ट्रेनिंग कैसे करता है। बिना रूटीन के ऐसी महारत कैसे मुमकिन है। ये रहस्य अब उसे किसी साये की तरह सताने लगा था। अपनी मुट्ठी को कसते हुए उस रईस लड़की ने सोचा कि आखिर वो बंदा कहाँ गया जिसके साथ उसने पहाड़ों में मॉन्स्टर्स का मुकाबला किया था। उनका वो साथ उसे अब एक धोखे जैसा लग रहा था। वो जवाब चाहती थी, उसकी तारीफ करने के लिए नहीं, बल्कि उसे पछाड़ने के लिए। एक बार एक भयानक काले शैतान ने लोरेना का रास्ता रोकने की कोशिश की थी, पर उसने उसे पहली ही टक्कर में ढेर कर दिया। उस जीत ने उसकी ताकत और रुतबा और बढ़ा दिया। लेकिन जब तक यान का नाम उससे ऊपर था, उसे अपनी हर जीत फीकी लग रही थी। अगले टेस्ट में उसने एक साथ कई मॉन्स्टर्स से मुकाबला किया, ऐसे जीव जिनकी आंखें चमक रही थीं जैसे उन पर किसी का साया हो। वो उनके बीच से बिजली की तरह निकली, उसकी तलवार और पैरों का तालमेल गजब का था। वो हार मानने को तैयार नहीं थी। उसने कसम खाई थी कि वो इस बार किसी भी कीमत पर पहले नंबर पर आएगी। पर यान फिर उससे आगे निकल गया, जैसे ये कोई अटल नियम हो। रोमन तीसरे नंबर पर आया। ये हार उसे एक पुराने जख्म की तरह लगी। तकलीफ इसलिए नहीं थी कि वो हार गई, बल्कि इसलिए कि कुछ बदल ही नहीं रहा था। लोरेना लगातार टेस्ट देती रही, अपनी तलवार चलाती रही और नए मॉन्स्टर्स को हराती रही। उसने बार बार अपनी हदों को पार किया, भले ही वो गुस्से और थकान से चूर थी। उसका जुनून कम नहीं हुआ, क्योंकि हर जीत उसे उस दिन के करीब ले जा रही थी जब वो अपनी मंजिल पालेगी। इस बार उसे पूरा यकीन था कि वो यान को पीछे छोड़ देगी, जैसे किस्मत उसका साथ देने वाली हो। लेकिन वो फिर बदकिस्मत रही और नतीजों ने उसकी उम्मीदों का मजाक उड़ाया। इस मायूसी ने उसे तोड़ा नहीं,
बल्कि उसकी जिद को और भी पक्का बना दिया। यान फिर से पहले नंबर पर आया, जैसे उसका स्थान कोई हिला ही नहीं सकता। लोरेना को दूसरे नंबर से संतोष करना पड़ा और सबके सामने अपनी हार माननी पड़ी। क्रूएल ड्वाइट फिर तीसरे नंबर पर रहा। ये रैंकिंग लिस्ट अब किसी श्राप जैसी लगने लगी थी। पहली नजर में तो वो एक प्यारी सी बिल्ली लग रही थी, मासूम आंखें और एकदम भोली। उसकी आवाज भी वैसी ही थी जैसी किसी पालतू बिल्ली की होती है। कोई भी उसे देखकर धोखा खा सकता था, पर उसे थोड़ी देर गौर से देखने पर उसकी असलियत समझ आने लगती थी। उस जानवर की गर्दन जरूरत से ज्यादा लंबी थी, किसी भी मामूली बिल्ली से कहीं ज्यादा। वो बार बार म्याऊं म्याऊं कर रही थी, पर अब वो आवाज किसी को लुभाने के लिए एक चारा लग रही थी। भले ही उसके दांत नहीं दिख रहे थे, पर साफ था कि ये कोई बिल्ली नहीं, बल्कि बिल्ली का भेष धरे कोई और ही बला है। लोरेना उसके सामने खड़ी थी और समझ गई थी कि ये क्या है, एक वर्म ड्रैगन, एक ए रैंक का मॉन्स्टर। उसका आकार और उसकी बनावट बता रही थी कि वो पलक झपकते ही हमला कर सकता है। लोरेना ने अपनी पकड़ मजबूत की और खुद को तैयार कर लिया। एक तीखी आवाज के साथ वो कई पैरों वाला मॉन्स्टर अचानक आगे लपका। उसके भारी शरीर से जमीन हिल गई। उसके इतने सारे पैर होने के बावजूद उसकी चाल बहुत ही स्मूथ थी। वो भूख से पागल था और उसने बिना सोचे समझे लोरेना को अपना शिकार चुन लिया। और तभी वही जानी पहचानी जादुई जाल सामने आई, जो चमकदार रोशनी से बनी थी। ये वही जादू था जिसने पहले भी बच्चों को मॉन्स्टर्स से बचाने में मदद की थी। उस रोशनी की डोर ने उस जीव को जकड़ लिया और उसके जानलेवा हमले को एक छटपटाहट में बदल दिया। भले ही उस जीव का शरीर बहुत विशाल और खौफनाक था, पर लोरेना की जादुई तलवार के सामने उसकी एक न चली। लोरेना की तलवार का हर वार सटीक था, जो मॉन्स्टर की ताकत को धीरे धीरे खत्म कर रहा था। उस बहादुर लड़की की मेहनत रंग लाई और वो विशाल मॉन्स्टर टुकड़ों में बिखर गया। अब वो किसी के लिए खतरा नहीं था। मैदान में मरे हुए मॉन्स्टर की दुर्गंध फैल गई। लोरेना वहां खड़ी हाफ रही थी, पर उसके चेहरे पर जीत की कोई खुशी नहीं थी, क्योंकि ये उसकी असली मंजिल नहीं थी। असली जीत पाने के इरादे से लोरेना ने मन ही मन रोमन से कहा कि वो इंतजार करे। उसे उम्मीद थी कि अगली बार वो सिर्फ मॉन्स्टर्स को नहीं, बल्कि उस सिस्टम को भी हरा देगी जिसने उसे हमेशा पीछे रखा है। ये कोई मामूली सोच नहीं थी, ये एक कसम थी। 2 साल बाद कैडेट्स की जिंदगी में एक नया मोड़ आया। तीसरे अखाड़े में रोमन पहले से ही कड़ी निगरानी में ट्रेनिंग कर रहा था। अब माहौल और भी गंभीर हो गया था। अब ये सिर्फ ट्रेनिंग नहीं थी, बल्कि खुद को साबित करने की आखिरी जंग थी। वहां आखिरी टेस्ट चल रहा था। अखाड़े के बीचों बीच एक रंगरूट का मुकाबला लाल वर्दी वाले 2 लोगों से एक साथ हो रहा था। ये मुकाबला जानबूझकर मुश्किल बनाया गया था ताकि कमजोरी का पता चल सके। धूल उड़ रही थी और सबकी निगाहें अखाड़े पर टिकी थीं। ये टेस्ट असल में असिस्टेंट इंस्ट्रक्टर्स के साथ मुकाबला था, यानी उन तजुर्बेकार लोगों के साथ लड़ना जिनका काम ही कैडेट्स को उनकी हदों तक पहुंचाना था। इसी के आधार पर तय होना था कि किसे स्पेशल यूनिट में जगह मिलेगी। यहाँ हर गलती की सजा थी और हर जीत एक नया रास्ता खोलने वाली थी। हालांकि स्टैंड में बैठे 2 लोगों के लिए ये सब कुछ खास रोमांचक नहीं था। एक को ये बोरिंग लग रहा था, क्योंकि नतीजे पहले से ही पता थे, जबकि दूसरा बस टेस्ट खत्म होने का इंतजार कर रहा था। उनकी बेरुखी नीचे चल रही जद्दोजहद से बिल्कुल अलग थी। लोरेना की नजर में जो सबसे ऊपर था, उसके लिए ये सब सिर्फ एक औपचारिकता थी। उसे सबसे मजबूत कैडेट्स के नाम और आदतें पहले से ही पता थीं। कमजोरों के लिए ये एक ड्रामा था,
पर एलिट कैडेट्स के लिए ये बस एक और काम था जो चोटों के बीच पूरा करना था। उस लेवल के कैडेट्स आसानी से असिस्टेंट इंस्ट्रक्टर्स को पछाड़ रहे थे, पर 1 साल पहले तक इस लेवल पर कोई भी नहीं था। इसका मतलब था कि या तो काबिलियत बढ़ गई थी या नियम बदल दिए गए थे। ये बदलाव लोरेना को एक चेतावनी जैसा लग रहा था। अगर आप ये टेस्ट नहीं देते तो आप स्पेशल यूनिट में शामिल नहीं हो सकते, चाहे आप कितने ही बड़े खानदान के क्यों न हो। कैडेट्स के पास यहाँ खड़े होकर खुद को साबित करने के अलावा और कोई रास्ता नहीं था। ये रास्ता उन्होंने खुद चुना था। यान को भी वहां आना ही पड़ा, भले ही उसे देखकर वहां का माहौल थोड़ा तनावपूर्ण हो गया हो। लोरेना खुद उसकी काबिलियत परखना चाहती थी और बेताबी से उसके आने का इंतजार कर रही थी। वो चाहती थी कि उसके सारे राज सबके सामने आ जाएं। जब वो लड़की यान से निपटने की योजना बना रही थी, तभी नीचे अखाड़े में कुछ ऐसा हुआ कि उसका ध्यान भटक गया। अचानक अखाड़े का माहौल बदल गया और दर्शकों में हैरानी की लहर दौड़ गई। जो कुछ भी था उसने सबका ध्यान अपनी ओर खींच लिया। लाल वर्दी वाले असिस्टेंट इंस्ट्रक्टर ने, जो एक रंगरूट का टेस्ट ले रहे थे, अपनी तलवार नीचे की और परीक्षा खत्म होने का ऐलान किया। उनकी आवाज पूरे रिंग में गूंज गई। ये सब रोजाना की बात लग रही थी, पर उसके बाद जो सन्नाटा छाया वो डराने वाला था।